हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर फिल्म के बारे में जिसका नाम है बीनीथ। ये फिल्म 2007 में रिलीज हुई थी एंड दिस फिल्म इज डायरेक्टेड बाय टेगन मेरिल। IMDb पर इसका रेटिंग है 5.4 आउट ऑफ 10 और 88% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। कहानी के बिल्कुल स्टार्टिंग में हम एक 20 साल की लड़की क्रिस्टी से मिलते हैं जो लगभग 6 साल बाद अपने होम टाउन एजमॉन्ट में लौट रही थी। घर से दूर जाने का एक कारण तो है पढ़ाई, मगर उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंटली वो अपने पास्ट लाइफ से भाग रही थी। इसी गांव में उसने 6 साल पहले अपने बहन को खोया था। उसके पेरेंट्स तो बहुत पहले ही गुजर चुके थे। उसकी एल्डर सिस्टर वेनेसा ने ही उसकी परवरिश की थी। उसके शादी के बाद क्रिस्टी भी उसके साथ उसके ससुराल में रहने लगी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन उसके एक छोटी सी गलती के वजह से सब कुछ तबाह हो गया। उस दिन वो लोग हर साल की तरह अपने पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी पर ग्रेवयार्ड गए हुए थे फूल चढ़ाने। वेनेसा ही क्रिस्टी के लिए एक मदर फिगर थी। हम देख पाते हैं उन दोनों में काफी अच्छी बॉन्डिंग है। वेनेसा उसे अपनी पेंडेंट भी गिफ्ट करती है जो उसे उसके माँ ने दिया था। उस दिन घर लौटते वक्त क्रिस्टी ड्राइव करने की जिद करती है। वेनेसा भी राजी हो जाती है, मगर इनएक्सपीरियंस होने के कारण क्रिस्टी ज्यादा देर तक गाड़ी को संभाल नहीं पाती। उनकी गाड़ी जाकर एक चट्टान से टकराती है और एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी में आग लग जाती है। क्रिस्टी उस धक्के के कारण रास्ते के दूसरी तरफ जा गिरती है, मगर वेनेसा का पैर गाड़ी में फंस चुका था। वो बाहर नहीं निकल पाती और उस गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में वेनेसा जान से तो बच गई थी, मगर उसका शरीर पूरी तरीके से जल चुका था। उसके हस्बैंड जॉन ने उसकी देखभाल की, मगर वेनेसा भी ज्यादा दिनों तक जूझ नहीं पाई। बस कुछ ही महीनों के अंदर वो भी गुजर गई। उधर क्रिस्टी भी उस हादसे के बाद से जैसे जिंदा रहते हुए भी मर चुकी थी। गिल्टी फीलिंग की वजह से या फिर अपने बहन को खोने के गम से वो जैसे पागल हो चुकी थी। उसे साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया, मगर वो कभी उस ट्रॉमा से बाहर ही नहीं निकल पाई। उसे अजीब अजीब से विजन्स आने लगते हैं। वो कभी कभी बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाती थी, चिल्लाने लगती थी। उसने एक नर्स पर हमला भी किया था। फाइनली जब वो वेनेसा के फ्यूनरल में जा पहुंचती है, वहां उसके कॉफिन को देखकर क्रिस्टी को बहुत स्ट्रेंज फील होने लगी थी। उसे कॉफिन के अंदर से आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई धक्का दे रहा है या फिर स्क्रैच कर रहा है। उसे फील हुआ वेनेसा जिंदा है। वो पागल की तरह चिल्लाने लगी, उस कॉफिन को खोलने की कोशिश करने लगी, मगर जॉन ने उसे रोक लिया और उसे हमेशा हमेशा के लिए दूर शहर भेज दिया फैसिलिटी केयर में। बस तब से लेकर आज तक वो वहीं पर रही, मगर उस ट्रॉमा से कभी बाहर नहीं निकल पाई। हो सकता है अपने बहन के साथ इंटेंस बॉन्डिंग के कारण या फिर उस गिल्टी फीलिंग के वजह से वो अपने बहन के साथ जुड़ चुकी थी। इतने सालों के बाद भी वो उसे अपने साथ फील कर सकती थी, एज इफ वेनेसा अभी भी उसके अंदर ही जिंदा है। क्रिस्टी बहुत अच्छा स्केच बनाती है, इसीलिए वो अपने विजन्स और नाइटमेयर्स को पन्नों पर उतारने लगी। एक के बाद एक पेज भरने लगा एंड शी ग्रेजुअली रियलाइज्ड कि वो एक साइकिक है। उसे जो चेहरा दिखाई देता है, भले ही उन्हें वो खुद पहचान नहीं पाती, जो सिचुएशंस वो फेस करती है भले ही उसके जीवन का हिस्सा ना हो, मगर श्योरली इन सब का उसके पास्ट या फिर फ्यूचर से कोई ना कोई लिंक तो जरूर है। एक दिन अचानक से ये वेनेसा के हस्बैंड जॉन से उसे एक वॉइसमेल मिलता है कि उनके घर के केयरटेकर जोसेफ की मौत हो चुकी है, हार्ट अटैक। एंड मिरेक्युलसली हमें उसी वक्त क्रिस्टी के स्केच बुक पर उसका यानी कि जोसेफ का ही एक स्केच दिखता है। मतलब क्रिस्टी को पहले से ही उसके मौत के बारे में पता था। वेनेसा के बाद सिर्फ जोसेफ ही था जिसे वो अपना मानती थी, तो उसके फ्यूनरल में तो क्रिस्टी को जाना ही था। तो वो 6 साल बाद अपने गांव जा पहुंचती है, फ्यूनरल अटेंड करती है और वहां पर उसके साथ मुलाकात होती है जॉन, उनकी बेटी एमी और उसकी माँ मिसेस लॉक से। क्रिस्टी यहाँ पर कुछ दिनों तक रहने वाली है, तो जॉन उसे अपने घर में इनवाइट करता है। एमी को क्रिस्टी बहुत पसंद आती है। वो चोरी छुपे अपने मौसी से कहती है जोसेफ को किसी मॉन्स्टर ने मारा है जो उनके घर के दीवार के पीछे रहता है। एमी ने उसकी चीखें सुनी है। ऑफ कोर्स क्रिस्टी उसके बातों पर बिलीव नहीं करती, वो तो बच्ची है, कुछ भी बोलती रहती है। क्रिस्टी जॉन के साथ उसके घर जा पहुंचती है रहने के लिए। जॉन एक डॉक्टर है और क्रिस्टी अभी प्री मेड स्टूडेंट है, तो वो दोनों मेडिकेशंस को लेकर बात करने लगते हैं। मगर डिनर करते वक्त क्रिस्टी को फिर से दौरे पड़ने लगते हैं। फिर से वही अनजान चेहरा उसे दिखने लगा था। वो वॉशरूम जाकर अपनी दवाई लेती है। इसी वॉशरूम से इस घर के नॉर्थ विंग जाने का रास्ता भी था। अचानक से क्रिस्टी के सामने वो दरवाजा अपने आप खुलकर बंद हो जाता है, तो क्रिस्टी भी बाहर देखने जाती है बाहर कौन है, और बाहर उसे मिसेस लॉक मिलती है, जिसे क्रिस्टी का ऐसे इस घर में भटकना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, स्पेशली इस नॉर्थ विंग में जहाँ कभी वेनेसा की ट्रीटमेंट हुआ करती थी और उसके मौत के बाद इस इलाके को कम्प्लीटली सील किया गया है। मिसेस लॉक को तो इनफैक्ट क्रिस्टी ही पसंद नहीं थी, तो जॉन उसे इस घर में रात में रुकने से मना कर देता है।
यहाँ पर पास में ही क्रिस्टी की एक चाइल्डहुड फ्रेंड रहती है, डेबी। क्रिस्टी वहां पर ही जाने की डिसाइड करती है, मगर जाने से पहले वो एमी से मिलने जाती है। एमी उसे अपना कैमरा दिखाती है और कुछ फोटोज भी जिसे उसने रात में कैप्चर किया है, क्योंकि उससे लगता है वो मॉन्स्टर उसे रात में विजिट करता है। क्रिस्टी को उन फोटोज में कोई मॉन्स्टर तो नहीं दिखता, मगर एक फोटो में उसके क्लोजेट का दरवाजा खुला था। क्रिस्टी जब डेबी के घर जाती है रहने, वहां पर उसकी मुलाकात होती है एक पुलिस ऑफिसर जेफ से। उसे किसी स्ट्रेंजर से बात करना पसंद नहीं था, इसीलिए वो सोने चली जाती है। मगर रात में उसे फिर से कुछ विजन्स आने लगते हैं, जिसमें वो देखती है वो फिर से लॉक हाउस में पहुंच चुकी है, उसे नॉर्थ विंग में। वहां एक दरवाजे के सामने उसे मिसेस लॉक मिलती है, जो अचानक से उस पर हमला कर देती है। क्रिस्टी भी अपने आप को बचाने के चक्कर में उन्हें पुश करती है और उनका सर जाके टकराता है एक दरवाजे पर और उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद क्रिस्टी को कोई चादर में कवर करके कॉफिन में बंद कर देता है। ये वही लड़की थी, वही अनजान चेहरा। क्रिस्टी चिल्लाने लगती है, दरवाजे पर धक्का देने लगती है, स्क्रैच करने लगती है, मगर ये सब तो सिर्फ उसका सपना था। इन रियलिटी वो तो डेबी के घर में ही थी और ये सब कुछ उसने अपने स्केच बुक पर ड्रॉ किया था। वो डेबी से अपनी हालत शेयर करती है। बिलीव करना तो मुश्किल है, लेकिन क्रिस्टी अपने बहन के साथ इमोशनली एंड स्पिरिचुअली जुड़ चुकी थी। स्पेशली उस एक्सीडेंट के बाद वेनेसा कभी बात नहीं कर पाई, ना क्रिस्टी कभी उसे मिल पाई, मगर फिर भी वो उसे देख सकती थी, उसकी चिल्लाहट सुन सकती थी। उसे बार बार ऐसा लगता है वेनेसा को जब कॉफिन में बंद किया गया था तब वो जिंदा थी। बचपन से एक यही सोच उसे खाई जा रही है। तो अभी जब वो फाइनल इस टाउन में पहुंच चुकी है तो वो इस बारे में इन्वेस्टिगेट करके ही रहेगी। वो लोकल हॉस्पिटल के एक डॉक्टर से मिलने जाती है, डॉक्टर सेस्टिया, जो उसे वेनेसा के रिकॉर्ड्स दिखाते हैं। वहाँ क्रिस्टी को पता चलता है वेनेसा की ड्यूटी क्लियर वेल्स नाम के एक नर्स पर थी और उसके ट्रीटमेंट में एक ड्रग का यूज बहुत ही ज्यादा किया गया है। क्रिस्टी इस डॉक्टर से ये भी कहती है कि उसे लगता है दफनाते वक्त उसकी बहन जिंदा थी, मगर ये डॉक्टर नहीं मानते। इसी डॉक्टर से उसे ये भी खबर मिलती है कि आज सुबह ही मिसेस लॉक की मौत हो चुकी है, ठीक उसी तरह जैसे कल रात क्रिस्टी ने सपने में देखा था। क्रिस्टी लॉक हाउस में जाने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में उसे जेफ से लिफ्ट मिलता है। क्रिस्टी जेफ से क्लेयर के बारे में पूछती है और ये भी कहती है क्लेयर वेनेसा को जो मेडिसिन देती थी उसके ओवरडोजेज से पेशेंट कोमा में जा सकता है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी शायद क्रिस्टी को जो लगता है वो सच हो, क्योंकि किसी ने कभी वेनेसा की लाश देखी ही नहीं। तो शायद ये हो सकता है कि जब उसे दफनाया गया था तब वो सिर्फ कोमा में थी। भले ही उसके बातों पर कोई भरोसा नहीं कर रहा था, मगर फिर भी क्रिस्टी अपने मन के शांति के लिए इस बात को कंफर्म करने की डिसाइड करती है। वो जॉन के घर जाती है। घर पूरा खाली था और एमी टीवी देख रही थी। तो क्रिस्टी चोरी छुपे जॉन के ऑफिस में जाके चेक करती है। उसे उसके कंप्यूटर से क्लियर का नंबर मिलता है, मगर वो आउट ऑफ सर्विस था। उसके ड्रॉयर से क्रिस्टी को उसी ड्रग का फुल पैकेज मिलता है, मगर अभी ये किस काम का। क्रिस्टी को इसी ड्रॉयर से जॉन की बंदूक भी मिलती है, जिसे वो अपने पास ही रख लेती है। एमी क्रिस्टी से और एक राज शेयर करती है। बात यह है कि मिसेस लॉक की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं है, उसे भी उसी मॉन्स्टर ने मारा है। कल रात एमी ने उसकी चीखें सुनी थी और उसके नेक पर किसी के नाखूनों के निशान भी थे। कोई उसके बातों पर बिलीव नहीं करता, मगर ये मॉन्स्टर अभी भी उससे मिलने आता है, उसके चेक्स पर, माथे पर हाथ रखता है। एमी फील तो कर पाती है, मगर आंखें खुलने से उससे डर लगता है। ये सब कहकर एमी अचानक से ही गायब हो जाती है। क्रिस्टी भी उसे ढूंढने लगती है और जंगल के रास्ते घर लौटने लगती है। कुछ दूर जाने पर उसे एक बोट हाउस नजर आता है, जिसे भी उसने सपने में देखा था। क्रिस्टी घर लौट आती है। उसे जैसे कोई नॉर्थ विंग के तरफ खींच रहा था। मे बी वेनेसा वहां पर रहती थी, इसीलिए। सेंट्रल हॉल में जाने पर उसे एमी मिलती है, जो बहुत अजीब तरह से फायर प्लेस को घूर रही थी। जैसे ही क्रिस्टी उसे बुलाती है, वो उस पर चाकू से हमला कर देती है और फिर बेहोश होकर गिर जाती है। उसका कपड़ा अलग था और उसके हाथ में कैमरा और एक चाकू था। क्रिस्टी कुछ समझ पाई इससे पहले ही फिर से कोई उसे चादर से कवर करके बक्से में बंद कर देता है। और ये फिर से उसका ही एक सपना था। जब उसका सेंस लौटता है तब वो खुद को नॉर्थ विंग में ही पाती है, उसी हॉल में, और एमी कहीं नहीं थी। उसे अपने सपने में इस फायरप्लेस का दरवाजा खुला हुआ दिखा था। क्रिस्टी को शक होता है एमी कहीं अंदर तो नहीं गई, तो वो भी उसके अंदर जाती है। अंदर उसे कई सारे पैसेजवेज मिलता है, जो घर के चारों तरफ स्प्रेडेड था, नॉर्थ विंग के तरफ भी। वहीं पर उसे वो कमरा भी दिखता है जहां पर कभी वेनेसा की ट्रीटमेंट हुआ करती थी और जिसे जॉन ने कहा था तोड़ दिया है। मगर क्रिस्टी सपने में ये कमरा उसे दिखा था। यहीं पर जोसेफ की मौत हुई थी, तो जॉन ने उससे झूठ क्यों कहा। क्रिस्टी को इसी सुरंग में एमी भी मिलती है। वो सेंसलेस थी और उसके नेक पर नाखूनों के निशान भी थे। क्रिस्टी को एमी के पास एक चाकू भी मिलता है, मतलब वो शायद उसी मॉन्स्टर का सामना करने गई थी।
क्रिस्टी जॉन से ये सारी बातें बताती है। उस पैसेजर्स के बारे में पूछती भी है, मगर उसे ज्यादा कुछ क्लियर आंसर्स नहीं मिलते। वैसे भी क्रिस्टी को इस घर के मिस्ट्री से भी ज्यादा अपने बहन के मौत के बारे में जानना था, तो वो फिर से एक बार उसकी फाइल्स चोरी करती है और वो देखती है उसके डेथ सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर जॉन और क्लेयर का है, प्लेस यही घर, और उसके मौत के बाद उसके लाश को किसी ने नहीं देखा। ये सारी बातें उसके शक को और ज्यादा गहरा बना दिया था। उसे इस क्लेयर को ढूंढना ही होगा, उसे कुछ ना कुछ जरूर पता है। उसे जेफ से क्लेयर के पिता मिस्टर वेल्स के बारे में पता चलता है, जो यहीं पर रहते हैं। वो उनसे मिलने भी जाती है, मगर उन्हें क्लेयर के बारे में कुछ भी नहीं पता। जब से वो उस लॉक हाउस में काम करने गई थी, तभी से उसने अपने पिता के साथ सारे नाता तोड़ दिया था। मिस्टर वेल्स ने भी कभी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। उस घर में उसे क्लियर तो नहीं मिलती, मगर उसकी बहुत सारे पिक्चर्स मिलती है, जिससे क्रिस्टी को यह पता चलता है उसके सपने में जो अनजान चेहरा उसे बार बार दिखता है वो क्लियर का है। क्रिस्टी जॉन से मिलने जाती है तो वो बोट हाउस में था। जॉन को भी क्लियर के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन क्रिस्टी को कहीं ना कहीं समझ आ चुका था उसके विजन्स और सपने में यू क्लियर का बार बार आना, इसके साथ वेनेसा के बॉरियल का कोई ना कोई लिंक तो जरूर है। क्रिस्टी जॉन से भी अपना शक शेयर करती है कि उसे लगता है कि शायद क्लेयर ने उसे ओवरडोजेस से मार डाला है, मगर उसके इस पागलपन को देखकर जॉन बहुत ही ज्यादा इरिटेट होने लगा था। वो क्यों बार बार वेनेसा के मौत को मर्डर कह रही है, क्यों कह रही है क्लेयर ने उसे मार डाला। मगर क्रिस्टी को अपने प्रिमोनिशंस पर भरोसा होने लगा था, और इस बार उसे उसी बोट हाउस में एक वुडन ट्रंक पे दिखता है जिसे उसने अपने सपने में देखा था। मतलब इसका कोई ना कोई इम्पोर्टेंस तो जरूर है। वो जॉन के साथ घर वापस आ जाती है एमी से मिलने, और इस बार उसे उसके क्लोजेट में किसी की प्रेजेंस महसूस होती है। वो उसका पीछा करती है और नॉर्थ विंग के उसी कमरे में जा पहुंचती है। वेंटिलेटर से देखने की कोशिश करती है वो मॉन्स्टर कहाँ गया, मगर उल्टा वो मॉन्स्टर ही उसे अंदर खींच ले जाता है। कोई अंदर रो रही थी, कोई लड़की। क्रिस्टी भागने की कोशिश करती है तो फिर से उसे कोई चादर में कवर करके ले जाता है। ये जॉन था, और फिर सब कुछ ब्लैकआउट हो जाता है। ये उसका सपना था, एक विजन। क्रिस्टी जब सेंस में लौटती है, उसे फायरप्लेस के सामने जॉन मिलता है, बेहोश हालत में। उसके चेक्स पर किसी के स्क्रैच का निशान था। जॉन कहता है कोई उसे धक्का देकर फेंक दिया था, और उसे लगता है ये क्रिस्टी का ही काम है, क्योंकि उसके अलावा घर में तो और कोई है ही नहीं। तो वो क्रिस्टी को घर से निकाल देता है। मगर क्रिस्टी डेबी के घर नहीं जाती, वो जाती है उस बोट हाउस में उस ट्रंक को चेक करने। वहां उसे कुछ लेटर्स मिलती है जो जॉन ने क्लेयर को लिखा था। मतलब उन दोनों का चक्कर चल रहा था। उसे वहां एमी मिलती है जो पूरी तरीके से भीगी हुई थी। पता नहीं वो वहां कैसे पहुंची, मगर वो कहती है वो उस मॉन्स्टर का पीछा कर रही थी, और ये कहकर ही वो बेहोश हो जाती है। क्रिस्टी उसे लेकर घर लौटती है, मगर तब तक जॉन ने पुलिस को इन्फॉर्म कर चुका था कि क्रिस्टी ने उस पर हमला किया है और उसने ही एमी को किडनैप भी किया है। तो जेफ को क्रिस्टी को अरेस्ट करना ही पड़ता है। भले ही वो उसे बार बार कह रही थी कि उस घर में और भी कोई है, उन्हें वो घर सर्च करना चाहिए, मगर उस पर कोई बिलीव नहीं करता। क्रिस्टी जेफ को वो लेटेस्ट भी दिखाती है। ये हो सकता है जॉन ने ही क्लेयर को कहा था वेनेसा को ओवरडोज दे के मार डालने के लिए, जिससे उनका रास्ता साफ हो जाए। क्लेयर ने उसका खून किया और फिर वो गायब हो गई, और वेनेसा की आत्मा वहां पर ही भटकते रह गई, क्योंकि उसे कभी प्रॉपर बरियल मिला ही नहीं। मगर ये सब कुछ ही पॉसिबिलिटीज थी, सिर्फ उसका गेस था। इसे साबित करने के लिए बस एक ही उपाय है, उन्हें वेनेसा का कॉफिन चेक करना होगा। क्रिस्टी बिल्कुल श्योर है उसके कॉफिन लिड पर स्क्रैच मार्क्स होंगे। वेनेसा के नाखून भी टूट चुके होंगे, क्योंकि उसने ये सब कुछ ऑलरेडी अपने सपने में देख चुकी है। मगर उसे अपनी बात साबित करने का मौका ही नहीं मिलता। उसे आज रात ही ये गांव छोड़कर जाना होगा, नहीं तो जॉन उसके अगेंस्ट केस फाइल कर देगा। लेकिन क्रिस्टी लास्ट ट्राई करना चाहती थी, तो वो उसी रात अकेले ही उसके कॉफिन को चेक करने जाती है। उसे खोलती है। वो बिल्कुल श्योर थी, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी कि अंदर उसे क्या दिखने मिलेगा। मगर जैसे ही वो उस कॉफिन को खोलती है, उसका सारा का सारा कॉन्फिडेंस पानी में बह जाता है, क्योंकि अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। नो स्क्रैचेस। मतलब जॉन सच कह रहा था, गलत तो वो थी। ये उसके दिमाग का ही उपज है। उसे बहुत खराब लगता है, उसने बेकार में ही सबको तकलीफ दिया। तो वो जॉन से माफी मांगने भागती है, मगर पता नहीं क्यों जॉन उसके बातों से बहुत ही ज्यादा डर गया था। बार बार उससे पूछ रहा था क्रिस्टी ने अंदर क्या देखा। क्रिस्टी को तभी जेफ से भी कॉल मिलता है। वो उससे भी माफी मांगती है, मगर जेफ कहता है उसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बातों में कोई ना कोई सच्चाई तो जरूर है, क्योंकि उसने खुद उस लाश को चेक किया है और वो बिल्कुल श्योर है वो किसी बर्न्ड पेशेंट की लाश तो हो ही नहीं सकती। मतलब वो लाश किसी और की है। मतलब जॉन ने किसी और का खून करके अपने जुर्म को छुपाने के लिए
उसे वेनेसा के नाम से दफनाया था और इसीलिए उसे जब पता चला क्रिस्टी ने उस कॉफिन को खोला है, वो इतना ज्यादा डर गया था। क्रिस्टी समझ चुकी थी वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। वो भागने की कोशिश करती है मगर दरवाजा तो लॉक्ड था। वो उन सुरंग में जा पहुंचती है मगर जॉन तब भी उसका पीछा कर रहा था। उन दोनों में बहुत ही ज्यादा बहस होता है और फाइनली जॉन ये एडमिट कर लेता है कि वो लाश है क्लेयर की। उसने इस राज को इतने सालों से छुपा कर रखा मगर क्रिस्टी को तो यह जानना था कि वेनेसा की लाश कहाँ है। मगर जॉन कुछ बता ही नहीं रहा था। असल में वो किसी जवाब देने की हालत में ही नहीं था। वो पागल हो चुका था। वो बार बार यही कह रहा था कि मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ और उसे बचाने के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वो बिल्कुल मैनियक बन चुका था और ऐसे में जब उसे ये एहसास होता है कि क्रिस्टी को उसका राज पता चल चुका है तो वो उसे मारने की कोशिश करता है। क्रिस्टी भी अपने आप को बचाने के लिए उसी के बंदूक से उसे मार डालती है मगर अभी तक उसे यह राज पता नहीं चल पाया था कि वेनेसा की लाश कहाँ है। उन दोनों के हाथापाई की वजह से इस रूम का एक हिस्सा टूट चुका था जहाँ से क्रिस्टी को किसी के रोने की आवाज आ रही थी। उसे लगता है एमी है तो वो उस आवाज को फॉलो करती है और पहुंच जाती है उस ट्रीटमेंट रूम में। उसे एहसास होता है इस रूम का इंटीरियर उसने अपने सपने में देखा था और यहाँ पर ही था एक ट्रैप डोर जिसे वो खोलती है और अंदर जाती है। अंदर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था और अंदर एक बेड पर उसे एक स्टैचू जैसा कुछ दिखता है। जैसे वो उसे छूने की कोशिश करती है वो स्टैचू हिलने लगता है और उस पर ही हमला कर देता है। क्रिस्टी भागने लगती है और क्रिस्टी को फिर से विजन्स आने लगते हैं। शी रियलाइज्ड वो जो बार बार स्क्रैचिंग वाला सीन देखती है वो कॉफिन नहीं बल्कि इसी डोर पर था और ये कोई मॉन्स्टर नहीं, कोई स्टैचू नहीं, बल्कि ये वेनेसा थी जो सब कुछ भूल चुकी थी। उसके दिमाग की हालत ठीक नहीं थी इसीलिए वो क्रिस्टी को पहचान नहीं पाई मगर क्रिस्टी अपने बहन को पहचान चुकी थी। वेनेसा उसे पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करती है मगर उसके गले में उस पेंडेंट को देखकर रुक जाती है। इसे वो जानती है। हम देखते हैं वो लोग बोट हाउस में पहुंच चुके थे। मतलब उस रात एमी भी इसी रास्ते यहाँ पर आ पहुंची थी। वेनेसा जैसे ही क्रिस्टी को टच करती है उसे फ्लैशबैक्स नजर आने लगते हैं। क्रिस्टी समझ पाती है उसने जो सारे विजन्स देखा था वो एक्चुअली वेनेसा की रियलिटी है। उसने ही जोसेफ, मिसेस लॉक और क्लेयर का खून किया था। उसे पता चल चुका था उन दोनों का अफेयर चल रहा है इसीलिए आउट ऑफ जेलसी उसने उसे मार डाला। कल रात जॉन पर भी हमला उसने ही किया था। उसे ही बार बार ये लोग चादर से कवर करके इस बेसमेंट में बंद किया करते थे। कभी जॉन तो कभी क्लेयर तो कभी मिसेस लॉक। क्रिस्टी ने सिर्फ उसके प्लेस में खुद को देखा है, बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है। उस रात एमी इसी मॉन्स्टर का यानी कि अपने माँ का पीछा करते करते ही उस पैसेजवे में जा पहुंची थी और वेनेसा ने ही अपनी बेटी पर हमला भी किया था। जॉन को सब कुछ पता था मगर उसने वेनेसा को छुपाने की डिसाइड की। उसे पता था वेनेसा कितनी वायलेंट हो चुकी है, मेंटली अनस्टेबल है। अगर किसी को पता चले तो उसे उससे छीन लिया जाएगा। इसीलिए क्लेयर के लाश को कॉफिन में डाल के उसने वेनेसा की मौत की कहानी बनाई। दुनिया की नजरों में उसे मार डाला। वो खुद भी इतने सालों से इस सब से डील करते करते थक चुका था, पागल हो चुका था। वो ना वो वेनेसा को मार पा रहा था ना उसे अपना पा रहा था। वो तो मिसेस लॉक थी जो सब कुछ संभाल रही थी। उन्होंने ही नॉर्थ विंग का दरवाजा बंद किया था जिससे इस राज के बारे में किसी को ना पता चले। मगर धीरे धीरे सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा और अभी तो क्रिस्टी को भी सब कुछ पता चल चुका है। क्रिस्टी वेनेसा से प्रॉमिस करती है वो उसका ख्याल रखेगी मगर तभी एमी आकर पीछे से उसे स्टैप कर देती है और वेनेसा की वहीं पर मौत हो जाती है। उसे तो पता ही नहीं चला उसने अपने माँ को ही मार डाला। उसे तो लगा उसने अपने मौसी को मॉन्स्टर के हाथ से बचाई। एट द एंडिंग सीन हम देख पाते हैं क्रिस्टी फाइनली वेनेसा को एक प्रॉपर बरियल दे पाती है और एमी को अपने साथ रखने की डिसाइड करती है। जैसे वेनेसा कभी उसे संभालती थी अभी एमी भी उसकी जिम्मेदारी है। दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। कहानी काफी कॉम्प्लिकेटेड है और प्लॉट होल्स भी बहुत ज्यादा है बट इस फिल्म की जो स्टोरी लाइन है मुझे काफी यूनिक लगी और इसीलिए मुझे ये फिल्म पसंद आई है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।